कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 17। वंश जब कनक को देखा तो हैरान हो गया, क्योंकि कनक के रेड चेरी से होठ बिल्कुल ब्लू चेरी की तरह हो गए थे और उस पर से खून भी निकल रहे थे। कनक की आंखें लाल थी। वंश अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए खुद से कहा, यह मैं क्या कर रहा था और मुझे क्या हो रहा है। मैं ना चाहते हुए भी इसकी तरफ खींचा क्यों चला जा रहा हूँ और मैंने इसे इतनी चोट कैसे पहुँचा दी। मैं जब इसके करीब जाता हूँ तो मुझे कुछ होश क्यों नहीं रहता। वंश जल्दी से कनक के पास बैठते हुए कनक से पूछा, तुम ठीक हो ना। कनक ने दर्द से मुस्कुराते हुए वंश से कहा, मैं ठीक हूँ सर, प्यार में तो इतना दर्द होता ही है ना। वंश कनक को देखते हुए अपने मन में कहा, यह मुझसे कितना प्यार करती है कि इसे अपने दर्द का एहसास नहीं है। लेकिन तभी उसे कनक के सामने धनराज जी का चेहरा दिखा। धनराज जी का चेहरा देखते ही वंश कनक के पास से एक झटके से उठते हुए गुस्से से कनक से कहा, जाओ यहाँ से। वंश के इस तरह चिल्लाने से कनक डर गई। वंश कनक की तरफ पीठ करके खड़े होते हुए कनक से कहा, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। कनक उठकर वहाँ से चली गई। वंश भी वहाँ से उठकर चला गया। सक्सेना मैंसन में हर्षद अपने रूम में आया तो अपने बेड की तरफ देख खुश हो गया। उसे अपने बेड पर कनक दिखाई दे रही थी, जो ब्लैक साड़ी में थी। हर्षद कनक के पास जाकर कनक से कहा, तुम्हें महसूस करने के लिए मैं कितना तड़प रहा हूँ। तुमसे दूर रहना कितना मुश्किल हो रहा है। मैंने सोचा था मेरा इंतजार खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे आने से पहले उसने तुम्हें मुझसे चुरा लिया। हर्षद अपने बेड सीट पर हाथ फेरते हुए कहा, एक दिन तुम सच में यहाँ पर होगी मेरे पास। आज यहाँ तुम्हारी तस्वीर है, कल तुम होगी इसकी जगह। हर्षद के बेडरूम में जो बेडशीट बिछी थी उस पर कनक की बड़ी सी पिक्चर बनी थी। पिल्लो से लेकर बेडशीट, वॉल, हर जगह कनक की पिक्चर थी। वह कमरा कनक की पिक्चर से भरा हुआ था। हर्षद फोटो पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ दिन और फिर तुम मेरे साथ इस बेड पर होगी। तब सिर्फ तुम मेरी होगी और किसी की नहीं। तुम्हें नहीं पता कनक, तुम्हारे बिना एक पल भी सांस लेना कितना मुश्किल हो रहा है। दिल चाहता है तुम्हें खुद में संभालूं, लेकिन तुम उतना ही मुझसे दूर हो। हर्षद इस वक्त एक साइको लवर की तरह लग रहा था। तभी हर्षद के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आई। उसने जब उस नोटिफिकेशन को ओपन किया तो उसमें आए मैसेज को देख उसकी आंखें लाल हो गई। उसके हाथों की नसें दिखाई देने लगी। वह गुस्से से भर गया। उसने फ़ोन को फेंकते हुए कहा, हाउ डेयर यू। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरी जान को अपने होठों से छुआ। हर्षद को जो मैसेज आया था उसमें कनक और वंश के गार्डन की इनडायरेक्टली किस का फोटो था और दूसरा कनक की पनिशमेंट का। हर्षद गुस्से से अपने रूम से निकलकर अपने रूम को लॉक कर बाहर आकर कार में बैठते हुए कार को फुल स्पीड कर कार ड्राइव करते हुए गोयल हाउस की तरफ निकल गया। गोयल हाउस में धनराज गोयल बैठे थे कि तभी एक मेड उनके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आई। वह जैसे ही उस कॉफ़ी को लेने हुए तभी एक बुलेट उस कॉफ़ी कप पर लगी और वह कॉफ़ी कप टुकड़ों में टूट कर बिखर गया। ऐसे अचानक से अटैक होने पर मिस्टर धनराज गोयल भी शॉक्ड हो गए और उन्होंने जब अपनी गन निकालकर सामने पॉइंट किया तो सामने हर्षद को गुस्से से खड़ा देखा। हर्षद के हाथों में गन थी। हर्षद को इतने गुस्से में देख धनराज जी ने हर्षद से पूछा, तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर वह बुलेट मुझे लग जाती तो। हर्षद ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर गोयल, आप जानते हैं मेरा निशाना कभी गलत नहीं होता। मैंने निशाना आपकी कप पर ही लगाया था। अगर आप पर लगाया होता तो मेरे गन की बुलेट आपके भेजे के आर पार होती। मैंने आपको फ़ोटो भेजा है, देखिए और मुझे उसका जवाब दीजिए। मिस्टर धनराज गोयल ने जब अपने फ़ोन में चेक किया तो वह भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए। उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि उन दोनों ही पिक्चर में वंश के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी। वंश के चेहरे की स्माइल देख उन दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वंश की स्माइल उन्हें दिखाने के लिए थी। तभी धनराज जी के फ़ोन की रिंग बजी और धनराज ने अपने फ़ोन को उठाया तो फ़ोन की दूसरी साइड से आवाज़ आई, क्या हुआ ससुर जी, मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया आपको? आपके होने वाले एक्स दामाद को भी नहीं आया पसंद। अफसोस, आपका होने वाला एक्स दामाद इस वक्त आपके सामने होगा। आखिर मैंने उसकी होने वाली बीवी को अपना जो बना लिया है। मैंने तो सिर्फ ट्रेलर भेजा है, पिक्चर 3 दिन बाद दिखाऊंगा। यह तो शुरुआत है। पहले मैं आपकी बेटी को टॉर्चर करूंगा, फिर उस पर प्यार का मरहम लगाऊंगा। इस तरह तुम्हारी बेटी पूरी तरह से मेरी हो जाएगी और फिर एक दिन मैं तुम्हारी बेटी की जान ले लूँगा। जो करना है कर लो। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, अगर मुझे रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। अगर अपनी बेटी को बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि मैंने उसकी ज़िंदगी की बर्बादी शुरू कर दी है। धनराज जी गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अगर मेरी बेटी के साथ तुमने अब कुछ और किया ना
तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वंश ने धनराज से कहा, मुझे छोड़ने के लिए पकड़ना भी तो होगा ना आपको। मैं कोई आम इंसान नहीं जिसे आप पकड़ लेंगे। मुझे पकड़ने के लिए आपको अपनी पूरी फौज तैयार करनी पड़ेगी ससुर जी। और हाँ, इस तरह खामोश होकर मेरी बातें सुनने से कुछ नहीं होने वाला। आपको भी बहुत शौक था ना जीजू मेरी दीदी को धोखा देने का, उसे बेचने का। तो अब अपनी लवर को बचा कर दिखाइए। आपकी लवर तो मेरी हो जाएगी। मैं उसके साथ वह करूँगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। बाय बाय जीजू एंड ससुर जी। इतना कहकर वंश ने फोन काट दिया। हर्षद ने गुस्से से टेबल को उठाकर पटकते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था ना, उसे कम समझने की गलती मत करिएगा। वह मेरी कनक को टॉर्चर कर रहा है। अगर मेरी कनक को उसने एक और बार छुआ ना तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। जान ले लूंगा मैं कनक की और उसकी। मैंने अब तक कनक को इसलिए स्कूल और कॉलेज के बॉयज से बचा कर नहीं रखा था कि उसे कोई और उड़ा ले जाए। याद है ना, 12th क्लास में कनक को एक लड़के ने फ्रेंडशिप का कार्ड दिया था तो मैंने उस लड़के की टांगें तोड़ दी थी। कॉलेज में आने के बाद भी कोई लड़का उसके करीब नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि मैंने सबको धमकाया हुआ था। और आज वह कमीना मेरी कनक को किस कर रहा है और आप कह रहे हैं मैं खामोश और शांत हो जाऊं। इतना कहकर हर्षद वहां से चला गया। शाम का वक्त था। वंश, यश और मानिक तीनों ही साथ में खड़े थे। वह अभी पार्टी के अंदर नहीं गए थे क्योंकि वह लूसा, कनक और रूहान का इंतजार कर रहे थे। मानिक वंश का सिक्योरिटी गार्ड है जो एक हफ्ते पहले ही ज्वाइन हुआ था। मानिक पार्टी के अंदर जाती हुई लड़कियों को जाते देख कहा, वाह, यहाँ कितनी हॉट एंड सेक्सी तितलियाँ हैं। मैंने आज से पहले इतनी ब्यूटीफुल और हॉट तितलियाँ नहीं देखी थी। इतना कहकर मानिक यश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें पता है ब्रो, मैंने आज से पहले ऐसी पार्टी अटेंड नहीं की थी। मुझे नहीं पता था वीआईपी पार्टी में इतनी हॉट लड़कियां आती है। वंश और यश मानिक को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। यश मानिक के हाथों को अपने शोल्डर से हटाते हुए कहा, यह छिछोरापंती बंद करो वरना बॉस तुम्हारी सारी मर्दानगी निकाल देंगे। आई बात समझ में? मानिक ने मुंह बना लिया। वंश ने गुस्से से कहा, यह लड़कियां कहाँ रह गई? क्या हम इनके बॉडीगार्ड हैं जो इनका इंतजार करेंगे? आखिर इन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? मानिक ने यश से पूछा। कौन सी लड़कियां ब्रो? क्या कोई मॉडल आ रही है? तभी एक ब्लैक ऑडी कार आकर रुकी और उसमें से लूसा ब्लैक हाफ शोल्डर शॉर्ट पहने बाहर आई। मानिक जो यश से बातें कर रहा था, लूसा को देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसका मुंह खुल गया। वह लूसा को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी आंखें बाहर ही आ जाएगी। लूसा के बाद रूहान कार से बाहर आया जिसने नेवी ब्लू फॉर्मल सूट पहना था। वह एक स्मार्ट बॉय लग रहा था। तभी उस कार की बैक सीट डोर ओपन हुआ और कनक गोल्डन हाई हील पहने हुए बाहर आई। उसे देखकर पार्टी के गेट पर मौजूद सभी लड़के अपनी पलकें झपकाना ही भूल गए। कितनों के हाथों से उनकी ड्रिंक गिर गई। सभी लड़कों को इतना अजीब बिहेव करते देख वंश ने जब रेड कारपेट पर पीछे देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके हाथों की मुट्ठी कस गई क्योंकि कनक ने गोल्डन प्रिंट ड्रेस पहनी थी जो उसके थाई से थोड़े नीचे थी। उस ड्रेस में कनक बहुत ही हॉट लग रही थी। कनक को ऐसी ड्रेस में देख वंश का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। कनक ने जब अपनी पलकें उठाकर वंश को देखा तो वंश को गुस्से में देख वह सहम गई। वह तीनों ही रेड कारपेट पर किसी सेलिब्रिटी की तरह चलते हुए वंश, मानिक और यश के पास गए। वंश ने अपनी कोल्ड आवाज में यश से कहा, सबको अंदर लेकर जाओ, मुझे मिस गोयल से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। यश वंश का गुस्सा समझ गया था इसलिए वह लूसा, रूहान और मानिक के साथ अंदर चला गया। वंश एक झटके से कनक के शोल्डर को कसकर पकड़ते हुए साइड में लाते हुए दांत पीसते हुए कहा, यह क्या बेशर्मी है? तुमने यह ड्रेस किससे पूछकर पहनी है? मैंने तुम्हें इतनी शॉर्ट ड्रेस पहनने की परमिशन दी थी जो तुम ऐसी ड्रेस पहनकर पार्टी में आई हो? कनक अपनी नजरें नीची किए हुए अपने कांपते होठ से कहा, अब मैंने क्या कर दिया? आपको तो ऐसी ड्रेस पसंद है ना सर? हमारी दूसरी मुलाकात में आपने मुझे इसी तरह की ड्रेस पहनाई थी ना, वह तो इससे भी खराब थी। तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो अब क्यों हो रही है? वंश गुस्से से कनक की दोनों शोल्डर को कसकर पकड़ते हुए कहा, अपना दिमाग मत चलाया करो। तुम सिर्फ 19 साल की हो और इतनी घटिया ड्रेस पहनकर कैसे आई हो? कनक ने फिर से कहा, अब इसमें एज से क्या लेना देना है? क्या 19 साल की लड़कियां ऐसी ड्रेस नहीं पहनती? तब भी तो मैं 19 साल की थी ना जब आपने मुझे वह ड्रेस पहनाई थी। कनक की बातों से वंश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वंश अपनी पकड़ कनक पर और मजबूत करते हुए कहा, तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। तब मैं तुमसे नफरत करता था लेकिन अब मैं तुमसे प्यार। वंश कहते कहते रुक गया। आप रुक क्यों गए सर? आगे कहिए ना कि आप मुझसे प्यार करते हैं।
वंश कनक के शोल्डर को छोड़कर कनक की तरफ पीठ करके खड़े होते हुए कहा, यह मुझे क्या हो रहा है? आखिर मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? यह तो मेरे लिए अच्छा ही है, लेकिन मैं इसे ऐसी ड्रेस में देखकर क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहा? क्यों मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है? कनक एक झटके से वंश को अपनी तरफ पलटते हुए कहा, आखिर आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं सर? कभी गुस्सा करते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी डांटते हैं तो कभी मनाते हैं। आपका हर वक्त माइंड क्यों इतना चेंज होता रहता है? क्या आपको मल्टीपल्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? कनक ने इतना ही कहा था कि वंश दोबारा से कनक के शोल्डर को पकड़कर कनक के चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के करीब कर कनक से कहा, मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ? कनक को वंश से डर लग रहा था क्योंकि वंश की आंखें वक्त के साथ बहुत लाल हो चुकी थी। कनक ने डरते हुए वंश से कहा, नहीं, मैं आपको पागल नहीं कह रही, लेकिन आप कुछ ही पल में पानी की तरह हो जाते हैं और कुछ ही पल में गुस्से से भर जाते हैं। ऐसा उस इंसान के साथ होता है जिसे मल्टीपल्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो। वंश अपनी पकड़ कनक के शोल्डर पर कसते हुए कहा, मुझे जो भी हो, लेकिन तुम मुझे बहुत इरिटेट करती हो। कभी इतनी मैच्योर हो जाती हो और कभी इतनी इमेच्योर हो जाती हो। तो क्या तुम्हें भी मल्टीपल एज डिसऑर्डर है? उस दिन उस ड्रेस को पहनकर तुम्हें रोना आ रहा था, तो आज तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है? कनक ने डर से कांपते हुए कहा, क्योंकि रूहान ने पसंद की थी। वह चाहता था कि मैं पार्टी में सबसे अच्छी दिखूं। वंश ने गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए कहा, व्हाट रबिश! रूहान सिर्फ 5 साल का छोटा बच्चा है, उसकी हर बात मानना बंद करो। तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जो रूहान की हर बात मानती हो? वह तो हर रोज जिद करता है, तो क्या तुम उसकी सारी जिद पूरी करोगी? अगर उसने कल को तुम्हें किसी और के साथ सोने को कह दिया तो क्या करोगी? वह भी करो। वंश ने इतना ही कहा था कि कनक ने हल्के से वंश के गाल पर मारते हुए कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? बस करिए सर, मानती हूँ यह ड्रेस काफ़ी छोटी है, लेकिन उस दिन की तरह रिवीलिंग नहीं है। और प्लीज़ मुझे इतनी समझ है, मैंने रूहान को मना किया था, लेकिन वह उदास हो गया और लूसा ने भी मुझसे कहा कि इस ड्रेस में कोई खराबी नहीं है, तो मैंने पहन लिया। आप बिना जाने बिना समझे क्या क्या बोलते हैं? आखिर आपको हुआ क्या? आज सुबह में भी आप अजीब बिहेव कर रहे थे। कभी मेरे साथ इतने अच्छे हो जाते हैं और कभी मेरे साथ इतने बुरे क्यों हो जाते हैं? अगर मैं आपको नहीं पसंद हूँ तो छोड़ दीजिए, मुझे खुद से दूर कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ खुद को इस तरह टॉर्चर मत करिए। आपको देखकर लगता है कि आप खुद से ही लड़ रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आप खुलकर मेरे साथ अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं? मैंने आपको हर कंडीशन में एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं आपको पागलों की तरह प्यार करती हूँ। सोचती हूँ दूर हो जाऊँ आपसे, क्योंकि आग और पानी का कभी कोई मिलन नहीं है, और जब यह दोनों मिलते हैं तो एक अलग ही तूफान लाते हैं। लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही। वंश ने कनक को घूरते हुए कहा, हाँ तो क्या मुझे एक्सेप्ट करके एहसान किया है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम बहुत महान हो? कनक ने वंश को गुस्से से देखते हुए कहा, बाहर में जाइए। इतना कहकर कनक वहां से पार्टी के मेन गेट पर जैसे ही कदम रखा, वह किसी से टकरा गई। वंश गुस्से से जाते हुए कहा, हाउ डेयर यू! लेकिन उसने इतना ही कहा था कि उसकी नज़र सामने कनक पर पड़ी, जो इस वक्त हर्षद की बाहों में थी। हर्षद कनक को देखता रह गया। कनक किसी और से नहीं बल्कि हर्षद से टकराई थी, और वह जैसे ही गिरती, हर्षद ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। वंश कनक के करीब जाकर एक झटके से कनक के हाथ को पकड़कर खींच लिया, जिससे कनक सीधे वंश के सीने से जा लगी। वंश कनक की कमर के चारों तरफ अपने हाथ को लपेटे हुए हर्षद से कहा, थैंक यू जीजू, मेरी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। हर्षद की नज़र कनक के कमर पर थी जिसे वंश ने पकड़ा था। हर्षद वंश को घूरते हुए वंश से कहा, लिमिट में रहो। वंश कनक की कमर को और कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं तो लिमिट में हूँ जीजू, लगता है आप अपनी लिमिट भूल गए, पर कोई बात नहीं, मैं आपको आपकी हदें याद दिला दूंगा। कनक को उन दोनों के बीच की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी हर्षद की नज़र कनक के शोल्डर पर पड़ी जहाँ वंश के उंगलियों के निशान थे। वंश हर्षद को साइड कर जाते हुए धीरे से हर्षद के कान में कहा, आपने इसी के लिए मेरी दी की ज़िंदगी बर्बाद की थी ना? अब देखिए मैं आपके सामने इसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ। आपको भी तो पता चले ना जीजू कि डर क्या होता है। और एक गुड न्यूज़ बतानी है, आपकी लवर पूरी तरह से मेरे प्यार में पागल है। अगर मैं इसे कहूँगा तो यह आपकी जान भी ले लेगी। हर्षद गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बंद करते हुए अपने दांत को पीसते हुए वंश से कहा, उसे टारगेट करना बंद करो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे जाने दो। वंश ने हर्षद के ही तरीके से कहा, मेरी दी की भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आपने उसे सजा दी ना। अब बारी आपकी लवर की है। आपकी गलतियों की सजा आपकी यह लवर चुकाएगी। अफसोस, जिस तरह मैं कुछ नहीं कर पाया था, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मैं क्या क्या करता हूँ इसके साथ।
इतना कहकर वंश कनक की कमर पकड़े हुए पार्टी के अंदर चला गया। हर्षद गुस्से से वंश को जाते देखता रह गया। हर्षद ने कहा, जो करना है कर लो, आज के बाद कनक मेरी होगी। लूसा खड़ी ड्रिंक कर रही थी। लूसा ने ड्रिंक करते हुए कहा, पार्टी कितनी बोरिंग है, हम यहाँ खड़े होकर ड्रिंक करने आए थे, कुछ तो एक्शन होना चाहिए था। लूसा की बातें सुन मानिक ने लूसा से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक्शन करना चाहोगी? लूसा जो ड्रिंक पी रही थी वह ड्रिंक उसके मुंह से बाहर आ गई और वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके मानिक को देखते हुए कहा, तुम कौन हो? तभी यश ने पीछे से कहा, यह बॉस का सिक्योरिटी गार्ड है, अभी 1 हफ्ते पहले ही ज्वाइन हुआ है। लूसा मानिक को देखते हुए कहा, बॉस को कोई और नमूना नहीं मिला था जो इसे उठाकर लेकर आए? क्या तुम कम थे बकवास करने के लिए जो अपने साथ साथ एक और पैकेज उठा लाए हो? यश लूसा को घूरते हुए कहा, मिस बुक लवर, तुम्हारी और इसकी जोड़ी फिट बैठेगी। इसे भी तुम्हारी तरह बुक पढ़ना पसंद है, लेकिन सिर्फ सेक्स की। तुम इसे कंपनी दे सकती हो। लूसा ने यश को घूरते हुए कहा, वाट रविश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? और मुझे एक्शन, लव, फैंटेसी बुक पढ़ना पसंद है, तुम लोगों की तरह घटिया बुक पढ़ना नहीं पसंद है। और क्या तुम लड़कों ने घटियापन में पीएचडी कर रखी है क्या? लूसा यश की तरफ उंगलियां पॉइंट करते हुए कहा, अगर आगे से तुमने मेरा नाम इस छुछुंदर के साथ जोड़ा ना, तो मैं तुम्हारे इस चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगी। फिर तुमसे कोई लड़की प्यार नहीं करेगी, बदतमीज कहीं के। मानिक लूसा को देख रहा था। मानिक लूसा को देखते हुए कहा, तुम गुस्से में भी कितनी हॉट लगती हो, मुझे पता नहीं था कोई लड़की गुस्से में भी हॉट दिख सकती है। यश मानिक के पीछे खड़ा था, मानिक की बातें सुन हंस रहा था। लूसा मानिक को देखते हुए कहा, अभी बताती हूँ मैं कितनी हॉट हूँ। इतना कहकर लूसा ने मानिक के प्राइवेट पार्ट पर किक कर दिया। लूसा के इस तरह करने से मानिक अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखते हुए कहा, यह क्या किया तुमने? लूसा मानिक के बिल्कुल करीब जाकर उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, कुछ ज़्यादा ही मर्दानगी जाग रही थी ना, तो उसे सुला दिया। अब आगे से मुझसे थोड़ा दूर रहना, वरना किसी लड़की के बच्चे का बाप बनने के लायक नहीं छोड़ूंगी, समझे? इतना कहकर लूसा एक झटके से मानिक को छोड़ दिया। यश मुंह खोले लूसा को देख रहा था। लूसा वहां से रूहान के पास चली गई। मानिक अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर कहा, यह लड़की तो वाकई में आग है, कितनी जोर किक किया है। यश मानिक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उम्मीद है आगे से तुम उससे पंगा नहीं लोगे। तुम्हें एक बार सोचना चाहिए था, इतनी हॉट लड़की के होते हुए भी मैं उससे इतना दूर क्यों बैठा हूँ, और मैं अभी तक सिंगल क्यों हूँ? क्योंकि मैंने भी उसके साथ ट्राई करने की कोशिश की और उसने बिल्कुल इसी तरह मुझे लेसन दिया था जिस तरह उसने तुम्हें दिया है। वह लड़की नहीं, चलती फिरती बॉम्ब है। कोई लड़का उसे टच करता है ना, तो वह फट जाती है। इसीलिए आप उससे दूर रहना, वरना जो उसने कहा है वह सच में कर देगी। मानिक बेचारा मुंह बनाकर यश को देखते हुए कहा, पहले बताना चाहिए था ना तुम्हें। यश ने मानिक के शोल्डर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, भाई मेरे समझाने पर तुम्हें यह लेसन अच्छे से याद नहीं होता, अब तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा। इसलिए मैंने सोचा मेरे साथ साथ तुम्हें भी थोड़ा मजा आ जाए। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। वंश को पार्टी के कुछ मेंबर पर शक हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि पार्टी में कुछ लोग उस पर नज़र रख रहे हैं, और साथ में कनक पर भी। कनक जैसे ही वॉशरूम जाने को हुई, वंश कनक की कलाई पकड़कर कनक से पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? कनक ने वंश से कहा, वॉशरूम जा रही हूँ। सर, अब आपको इसमें भी प्रॉब्लम है? वंश कनक की कलाई पकड़ते हुए पार्टी हॉल से निकालकर लॉबी में आते हुए एक झटके से कनक को दीवार से सटाकर कनक के बिल्कुल करीब आते हुए कनक से कहा, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम जैसे पहले मुझसे बात करती थी वैसे ही करो, मुझे पसंद नहीं तुम मुझसे ऐसे बात करो, तुम पहले की तरह मुझसे बात करो, बिल्कुल प्यार से। कनक वंश को देख रही थी। वंश कनक को देखते हुए कनक के जबड़े को पकड़कर कनक से कहा, मुझे ऐसे देखना बंद करो, तुम मुझे ऐसे देखती हो तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। कनक वंश के हाथों को पकड़कर वंश से कहा, मेरा जबड़ा छोड़िए सर, मुझे दर्द हो रहा है। वंश कनक के बिल्कुल करीब आते हुए अपने चेस्ट को कनक के चेस्ट से सताते हुए कनक से कहा, मुझे किस करो। वंश की बात सुन कनक शॉक्ड हो गई। कनक ने वंश से कहा, आप क्या कह रहे हैं सर? वंश ने कनक से कहा, तुमने जो सुना मैं वही कह रहा हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो मुझे किस करो। कनक ने वंश से कहा, मैं आपको किस नहीं करूँगी सर, आप पागल हो चुके हैं। वंश ने कनक से कहा, तुमने सही कहा, मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। कभी कभी दिल करता है तुम्हारी जान ले लूँ, और कभी कभी करता है कि मैं तुम्हें अपना बना लूँ। और इस वक्त मेरा दिल कह रहा है कि तुम मुझे किस करो,
तो किस्मी। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।